अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद अनवर। अमेरिका और ईरान के हाई लेवल वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। ये अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस जो उनके नायब सदर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोजेदार हैं ट्रंप के बाद, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा जो अब्बास अराक्ची हैं, वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में एक बड़े एग्रीमेंट के लिए एक स्टेज जो है वो सेट हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसेस जो है, क्या ये एक ऐसे एग्रीमेंट की तरफ जा सकेगा जहां ईरान और अमेरिका दोनों का इत्तफाक राय हो सकेगा। बाज लोग कहते हैं कि इतना प्रैग्मेटिक होने की जरूरत नहीं, इसमें कई पेचीदगियां भी होंगी। इन पेचीदगियों को समझने के लिए, और ये रोल पाकिस्तान को कैसे मिला, और ये प्रोसेस किस नतीजे पे पहुंच सकता है, हम बात करेंगे। मुल्क के मुमताज सफारतकार हमारे जो सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, सेक्रेटरी खारजा अमूर पे उनकी बहुत गहरी नजर है, शमशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो यही कि ये जो प्रोसेस शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में, इसके बारे में आप कितने प्रैग्मेटिक हैं? आप क्या देख रहे हैं अपने इतने तवील तजुर्बे के बाद कि कहाँ एक तरफ ईरान जो कि एक इंतहा पे था और अमेरिका जो दूसरी इंतहा पे था, और 5 हफ्ते की जो लड़ाई, बड़ी गुमसान की जंग हुई, उसके बाद ये दोनों मुल्क इस वक्त इस्लामाबाद में उनके बड़े नुमाइंदे मौजूद हैं। तो इसमें से क्या निकलने जा रहा है इस प्रोसेस में से? देखिए, ये प्रोसेस यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। और हम लोग क्या, दुनिया, पूरी दुनिया एक तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। बिल्कुल किनारे से हमें बाहर निकाल लिया गया है। और इसमें किस तरह ये हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जी जी। तनाज़र के तौर पे कि जी ये जरूर। पहली दफा नहीं कि पाकिस्तान इस किस्म के सिलसिले में इन्वॉल्व हो रहा है। यानी जी दुनिया में अमन की खातिर पाकिस्तान ने पहले भी ये रोल अदा किया हुआ है। जी। सबसे जी पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि हमने बाज औक़ात अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया में अमन के लिए जंगें भी लड़ी हैं। यानी वो ऐसे हुआ था कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने फैसला किया था कि सोवियत यूनियन जो इनका जंग जंग के अंदर पार्टनर था, तो वो उनको सोच रहे थे कि अब ये हमारा राइवल बन गया है दूसरी जंग के बाद, बड़ी जंग के बाद। तो इसको खत्म करना होगा, और उस खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जिहाद का जरिया होगा। और इसके लिए नजर करम उस वक्त भी पाकिस्तान पर पड़ी थी उनकी। अगर हम ना करते, हाँ ये भी मैं बता दूं, अगर हम ना करते, ये वो जंग हमारी अपनी जरूरत के लिए भी थी, तो फिर सोवियत यूनियन का अगला टारगेट अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान होना था। क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपनी पहली जंग अजीम के बाद या पहले सेंट्रल एशिया की 6 रियासतें काबू कर ली थी। उनका जो जार्ज के वक्त का एक ख्वाब था कि वो गर्म पानियों तक पहुंचना चाहते थे, पर्शियन गल्फ और वो इंडियन ओशन तक। तो उन्होंने 6 सेंट्रल एशियन रियासतें काबू कर ली थी। और अब जब वो अफगानिस्तान आके, उनका अगला पड़ाव पाकिस्तान होना था, और यहाँ से बस फिर वो इंडियन ओशन में पहुंच जाते, तो ये उनकी मंजिल थी। तो हमने बहरहाल वो जहाज इस तरीके से लड़ा कि सोवियत यूनियन फाइनली 89-90 में, यानी 10 सालों के बाद, वो अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, चला गया, वापस चला गया, वकेट कर दिया अफगानिस्तान। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट जिया अमेरिका को कहता था कि अभी तुम मत जाओ, ये सोवियत यूनियन जा रहा है, लेकिन क्योंकि काम हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, कि अब खाली हो गया, तबाह तो हो गया, अफगानिस्तान भी तबाह हो गया था, और सारा मलबा हम पे गिर गया था। जित अफगान रेफ्यूजीज आ गए थे, क्लाशनिकोव कल्चर आ गया था, और यानी गर्जे के बहुत कुछ नुकसान पाकिस्तान को हुआ था।
मगर प्रेसिडेंट रेगन ने कहा कि बस हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, तो चले गए। और जो असल डिविडेंड्स है उसके, वो यूरोप की तरफ चले गए हैं, जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि उनके बाद सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो जो यूनियन बनी थी, वहाँ नेटो बना था, ये दूसरी जंग अजीम के बाद की पैदावार थी। लेकिन वहाँ चूंकि जर्मनी और दूसरे ममालिक के भी इख्तलाफात थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें ख़त्म करके एक नई तंजीम बना ली थी। और जर्मनी भी यूनाइट हो गया था। और ईस्ट यूरोप की कई रियासतें, 15 रियासतें जो थी, वो और मिल गई थी यूरोपियन यूनियन को। तो इस तरीके से सारे जो फवायद थे उस जंग के बाद, वो यूरोप को मिले। और जितना मलबा था वो हम पे गिरा। बहरहाल हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था, दुनिया के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हमारी तरफ देखा जा रहा है, उस वक्त भी हमारी तरफ देखा जा रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर एक और पड़ाव आता है, बल्कि वो इससे पहले था। वो पड़ाव इससे पहले था। ये जो सोवियत वॉर थी, वो था जब हमारा मुल्क टूट रहा था। इंडिया को सोवियत यूनियन ने मदद करी थी सारी। और उस वक्त इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान को सिरे से खत्म कर दिया जाए, जो इंडिया की शुरू से ख्वाहिश थी। इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि ये आज़ाद ना हो, हमारे से अलग ना हो। और अब मौका मिला था कि हम इसको खत्म करके दोबारा अपने इंडिया में वो कर लेंगे। उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन पाकिस्तान आता है, लाहौर का आता है। आके उसने प्रेसिडेंट जनरल यायव कहा कि जनरल, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। उसने कहा क्या? उसने कहा कि अपने दोस्त चाइना के साथ हमारी दोस्ती करवा दो। तो बस। और लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि ना आपके मीडिया को पता चले, ना आपके किसी सियासतदान को पता चले। सियासतदान तो थे नहीं, वो सब तो हमारे फौजी डिक्टेटर था, और भुट्टो जैसे सियासतदान थे, तो उनके साथ मिलकर तो मुल्क तोड़ा जा रहा था। लेकिन बहरहाल, तो निक्सन ने जब ये कहा कि भाई मेरे मुल्क में भी मेरे खिलाफ लोग हैं, और मेरा मीडिया बड़ा शरारती है, इस वजह से आपने ये सीक्रेट रखना है। तो जनरल याहिया ने बहुत रिमार्केबल सीक्रेट डिप्लोमेसी की, और उसके नतीजे में किसिंजर का विजिट अरेंज किया, जो चाइना गया। हमने उसको अपने जहाज पे भिजवाया, और यहाँ हमने एक प्रिटेंशन करके बता दिया कि ये बीमार हो गया है किसिंजर, यहाँ आके इंडिया में गया था, वहाँ कहीं आम शाम ज्यादा खा लिए तो पेट खराब हो गया है। तो नथिया गली में वो बाकायदा एक डमी किसिंजर अमेरिका से साथ लाया था, तो वो डमी वहां पहुंचा दी गई नथिया गली में। और वो 2 दिन वहां उसकी तीमारदारी हो रही थी। हमारा जो हुकूमती सारा निज़ाम था, वो उसकी डमी का ख्याल रखने में मशगूल रहा। इतनी देर में फिर वो 2 दिन किसिंजर जो है वहाँ चाइना जाके चोनलाई और माओ जेतुंग के साथ गुफ्तगू करके, तो उनकी रफरोश वहाँ हो गई। यानी वो एक ग्लोबल आंतान था, आलमी सतह का अमन था। उससे चाइना, जिसको अमेरिका ने पहले दिन से ही, यानी चाइना तो 1949 में आज़ाद हुआ था, और अमेरिका ने उससे पहले ही ताइवान को सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया था। तो ताइवान को निकाला, और चाइना अब पर सलामती कौंसिल का मेंबर बन गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैंने कहा ना कि ग्लोबल लेवल की, ग्लोबल मैग्नीट्यूड की डेवलपमेंट थी, जो पीस दुनिया दुनिया में आया, एक स्टेबलाइजिंग पीस। और उस वक्त फिर हमें भी, जब इंडिया और सोवियत यूनियन का प्लान था हमें खत्म करने का, तो अमेरिका और चीन ने मिलकर उनकी इस स्कीम को नाकारा किया। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान, पीस प्लान, जिसमें पाकिस्तान का रोल आया। फिर उसके बाद फिर जो है तीसरी स्टेज आती है, जब 9/11 होता है। क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश थी पहले दिन से कि पहले हमने, सोवियत यूनियन हमारी राइवल होगी, तो इसको खत्म करना है। दूसरा नेक्स्ट टारगेट था अमेरिका का आलम इस्लाम, इस्लामी दुनिया। क्योंकि इस्लामी दुनिया को ही इस्तेमाल करके उसने सोवियत एम्पायर को खत्म करना था। वो जब मकसद हासिल कर लिया, तो अब उसका नेक्स्ट जो दुश्मन था वो आलम इस्लाम था। उसको खत्म करने के लिए 9/11 इंजीनियर किया गया था, जो
9/11 की एक ट्रेजेडी, बज़ाहिर ट्रेजेडी स्टेज की गई थी, ट्रेजेडी तो बन गई थी, कोई 2-3 हज़ार बंदे मर गए थे उसमें। तो वो बाकायदा एक प्लान की गई थी अमेरिकन ने। तो वो जब हो गई और उसके फौरन बाद अफगानिस्तान पे हमला होता है, और इराक पे हमला होता है, उसके बाद फिर सीरिया पे होता है, फिर लिबिया पे होता है। यानी इससे पहले सद्दाम और ईरान की लड़ाई करवा दी कि मुस्लिम दुनिया को तितर बितर कर दिया था प्लान के मुताबिक। हर चीज ये प्लान थी कि मुस्लिम दुनिया, वो पहले उसको यूनाइट किया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में आके बाकायदा ये लड़ाई मजीद 20 साल चली, क्योंकि उनको ये तवक्को नहीं थी कि तालिबान जो हैं वो लड़ेंगे इतना। तो ये तालिबान 20 साल लड़ते रहे। इस दौरान उधर मिडल ईस्ट में जो अमेरिका की लड़ाई थी, उसमें एक और, जिस तरह यहाँ तालिबान पैदा किए थे, वो अमेरिका ने वहां पे मिडल ईस्ट में दाइश पैदा किया गया, क्योंकि इराक में जब लड़ाई हो रही थी वो कोई 8 साल चली, कि उसके बाद सीरिया की तरफ रुख कर दिया था। तो ये बाकायदा दाइश पैदा किया, अलकायदा पैदा किया, ये बलाएं बनाता रहा, जिस तरह मॉन्स्टर बनाते थे वो जो था, जो एक अफसानवी कैरेक्टर है जो मॉन्स्टर बनाता था, वो मॉन्स्टर फिर उसी को पकड़ लेता था। तो अब ये सब सिलसिला हो गया। तो 9/11 के बाद ये अमेरिका को जो लड़ाई थी इतनी लंबी तवील हुई कि हमें फिर एक अमन का मुआहदा करवाना पड़ा पाकिस्तान को। वो इमरान खान को, यही डोनाल्ड ट्रंप था अपनी पहली टर्म में, इसने इमरान खान को कहा कि भी ये तालिबान से हमारी जान छुड़वा। तो तालिबान ने फिर वो दोहा अकॉर्ड करवाया, नेगोशिएशंस में मदद दी, पाकिस्तान ने मदद दी थी उसमें। तो वो एक मुआहदा हो गया। तो इस तरह हमारे मुआहदों का रिकॉर्ड है कि हम अमन की खातर या अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक वी हैव बीन प्लेइंग सालसी का रोल हम पैदा करते रहे हैं, और जहां लड़ने की जरूरत है तो हम अमेरिका के लिए लड़ाई भी करते हैं। तो अल्लाह करे मौजूदा सिचुएशन में वो स्टेज ना आए जहां कहीं हमें लड़ने का रोल मिल जाए, क्योंकि पहले भी जनरल याहिया इन्वॉल्व था, लेकिन उसने कोई अमेरिका की जंग नहीं लड़ी थी। लेकिन उसके बाद मुशर्रफ ने किया, जनरल था, डिक्टेटर था, और उसने वो जंग जो अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़नी थी, वो जंग मुशर्रफ खींच कर पाकिस्तान लाया। और नतीजा ये हुआ कि वो जंग तो जीती गई, मगर बहुत नुकसान पर, क्योंकि जंग हमारी बन गई थी। कोई 80-90 हज़ार पाकिस्तानी मर गए थे। हमारे हवाई अड्डे अमेरिका इस्तेमाल करता था, वहां से ड्रोन उड़ते थे वजीरिस्तान में, और इधर उधर सारे पाकिस्तानी मारे गए। तो ये मैं हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि आज का जो बड़ा वाकया, बहुत आलमी अहमियत का वाकया होने जा रहा है, जो कल सुबह 11 तारीख, आज 10 है ना, तो आज जी। बेसिकली, अब आज ये मसला शुरू हो चुका है टेक्निकल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर। इस्लामाबाद में कोई जो इनिशियल बातचीत होती है, हमेशा ये ज़रूरी होता है। हम लोग जो शर्पाज होते हैं ना, मैं आपको समझने की ज़रूरत है कि लफ्ज़ शर्पा है, ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ों पर सामान लेके जाते हैं। जब जब को पैमा हिमालय पे चढ़ते थे, तो जो जी उनकी जी जी मदद करते थे उनको शर्पा कहते हैं। तो हम लोग जी जो जी होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, वो शर्पा होते हैं, जो इस किस्म की बड़ी मीटिंगों पर, बड़ी समिट मीटिंग्स पर, वो अपने हुक्मरानों का, अपने लीडरों की मदद करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो अभी ये चूंकि सफर शुरू हो गया आज से, तो हम लोग इस वक्त इस्लामाबाद में, हमारे लोग जो हैं, और यकीनन ईरानी भी ऑफिशियल शामिल हो गए होंगे, और अमेरिका के भी। तो इस्लामाबाद में इस वक्त वो उस ऑफिशियल लेवल पर बातचीत शुरू हो गई होगी, जिससे आइंदा यानी कल फाइनल मीटिंग के लिए, नशिस्त के लिए हमवार हो जाएगी जगह। तो अब आपने जो पहले सवाल किया था प्रेगमेटिक होने का, तो मैंने आपको एक तनाजर दे दिया है। उससे आपको ये यकीन, कन्विक्शन हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान को एक तजर्बा है, और इसमें यह है कि पर्सनैलिटीज का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ उस लेवल पे होता है जिस पे डायरेक्ट, जिस तरह याहिया खां का रोल था, तो उसने रोल प्ले किया था।
और जिस तरह मुशर्रफ का रोल था उसने रोल प्ले किया। आज आप इसको खुशकिस्मती समझिए या कुछ भी समझिए, ये है कि हमारे आर्मी चीफ का भी एक रोल है। और जो कुछ लास्ट मिनट रवाबित भी हुए हैं अमेरिका के साथ या ईरान के साथ, वो हमारा फील्ड मार्शल कर रहा था। और ये भी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि फील्ड मार्शल ने ट्रंप के साथ पर्सनल लेवल के ताल्लुकात पहले दिन से ही बना लिए थे, जब ये ओवल ऑफिस में उसके साथ इसने लंच किया था। तो ये उस वक्त से जो मरासम थे, उनके नतीजे में ही इतनी कॉन्फिडेंस, एतमाद हो गया था ट्रंप को हमारे फील्ड मार्शल पर कि, और फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी खुशामदी, बहुत इसने इतनी खुशामद की ट्रंप की कि वो इसको भी बड़ा पसंद करता है। वो उसने कहा भी था बड़ा ओपनली, अगले दिन ही उसने कहा कि आई लाइक पीपल जो मेरी खुशामद करते हैं, जो मेरे पास बैठ के मेरी बात सुनते हैं और अपनी बात नहीं करते। तो वो ऐसा जो बंदा जो उसको चाहिए था, तो ये था, ये इसने पहले दिन उसको कह दिया कि तुम तो नोबेल प्राइज प्राइज के मुस्तहिक हो और तुम्हें ग्रेट लीडर है ये। और बस इत्तेफाक की बात देखिए कि उसको 2 दिन बाद ही उसी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर ये एक अग्रेसिव वॉर शुरू कर दी और जंग की। और पहले ही जो उसका बड़ा नुकसान उसने पहुंचाया, मिनाब एक जगह है, छोटा सा शहर था ईरान के जनूब में, जिसपे बम मार के 165 छोटी स्कूल की बच्चियों को शहीद किया गया था। तो ये बिस्मिल्लाह हुई थी उसकी जंग की, जो ट्रंप ने शुरू की थी इन लोगों के कहने पे कि भाई तुम बड़े अमन के वो हो। और तुमने इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी रोकी, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग ट्रंप ने नहीं रोकी थी, आप सबको ही पता है। वो हमने फतह की थी, जो था कि जो क्या है बरे हक या जो भी उसका नाम था, वो हमने इंडिया को बड़ी सख्त शिकस्त दी थी, हमारी एयरफोर्स ने परफॉर्मेंस की थी। तो वो सिलसिला चल हो गया था। अब बस ये है कि जो आपने कहा है कि कितने हम प्रैग्मेटिक हैं, अभी तक जो बातचीत हुई है, ये तो हमारी सिर्फ रोल इस वक्त पैगाम रसानी का है, मैसेंजर का है। वो ईरान के पैगाम हम अमेरिका को पहुंचाते थे, क्योंकि डायरेक्ट इनका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। और ईरान का जो था पैगाम वो हम अमेरिका को, अमेरिका का पैगाम ईरान को। तो इस तरीके से हमने वर्कआउट करके, इवॉल्व करके आज इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। ये दोनों मुल्क जो हैं, अमेरिका और ईरान, आमने सामने बैठेंगे। और मतलब आज तो ऑफिशियल लेवल पे तो बैठे ही हैं। तो ये मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब बराह रास्त तो हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वही है कि फैसिलिटेट करने वाला है, फैसिलिटेटर का है। तो वो हमें बड़ी अच्छी तरह बस नहीं, उसमें शमशाद साहब थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि कुछ पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट भी किया मोर देन फैसिलिटेशन। हम्म, आपको याद होगा कि जब दोनों मुल्कों ने सीज फायर पे एग्री किया, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, उस उन्होंने कहा कि उसमें लबनान भी शामिल है। जबकि उसने कहा, जेडी वैंस ने भी कहा और अमेरिका की तरफ से आया कि लबनान शामिल नहीं है। लेकिन फिर पाकिस्तान की जो इसरार के ऊपर ट्रंप को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मैंने इजराइल को कहा है कि वो लबनान पे हमले कम कर दे। तो इसका मतलब पाकिस्तान कुछ पीस मेकिंग के लिए रोल भी प्ले कर रहा है थोड़ा बहुत, दोनों साइडों पे। हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि इस प्रोसेस में जो आपने माजी की मिसालें दी, उसमें तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान की जंग अभी तक हम जो उस पे अफगानिस्तान पे हमले करने पड़ रहे हैं हमें, और वहां से खुदकुश बम्बार आ रहे हैं। उससे पहले जो कोल्ड वार थी, उसमें भी अगर हमने रूस को तोड़ा था तो अपना अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया था। लेकिन ये जो तीसरे मौके पे हम एक रोल प्ले करने जा रहे हैं, हमने फौरी यानी 1 साल पहले इंडिया को डिफीट किया, उसको शिकस्त दी। उसके बाद आसम मुनीर साहब अमर्ज हुए इंटरनेशनल सिनेरियो पे। अब ये जो हम पीस मेकिंग की कोशिशें कर रहे हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बज रहा है, शहबाज शरीफ का नाम, आसम मुनीर का नाम। इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, नेतन्याहू को भी ये सारा कुछ पसंद नहीं है। पाकिस्तान क्या गेन कर सकता है इस सारे
इस टॉक्स को लीड करने के बाद पाकिस्तान को क्या फायदे होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, अब आपने दुरुस्त कहा कि जो कुछ पहले रोल होता था, सिवाय निक्सन वाला रोल जो था, जो चाइना के साथ दोस्ती अमेरिका की हमने करवाई थी, उसका हमें बहुत फायदा हुआ था, आज तक हो रहा है फायदा। क्योंकि अमेरिका और चाइना ये दो ही तो मुमालिक हैं जिनके साथ, जिनकी सपोर्ट के साथ हम जिंदा रह रहे हैं। अगर हमें कर्जे भी मिलते हैं तो वो अमेरिका की मदद से मिलते हैं, या फिर अगर हमारी सलामती गारंटी होती है वो चाइना की सपोर्ट के साथ है। यानी जो इंडिया को हमने मारा है, वो टेक्नोलॉजी हमें चाइना ने दी थी जो एयरफोर्स ने इस्तेमाल की। तो इस वजह से उससे भी हमें यानी फायदे बहुत हुए हैं। और उसके अलावा वो जो सोवियत थ्रेट थी हमारे वजूद की, उससे हम टल गए थे। तो अब जो बात आप कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि ये पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो पोटेंशियल है, हम वो रोल अदा कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो रोल अदा होगा। उसकी वजह मैं बता देता हूं कि अब नतीजा क्या निकलता है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर हम उसमें लग पड़े तो वो तो फिर इनके पास कुछ बहस करने के लिए नहीं होगा। तो ये अलबत्ता उम्मीद रखनी चाहिए कि मीटिंग जब खत्म होगी तो उनके पास एक अच्छा कम्युनिके होना चाहिए, जिससे ये जंग खत्म हो जाए, और जंग की तबाही जो हो रही है इस वक्त वो रुक जाए, तो दुनिया में सुकून पैदा हो जाए, और पाकिस्तान का जो रोल है वो वाकई विंडिकेट हो जाए कि हमने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, अगर ये जंग वाकई ये कामयाब से रुक जाती है। मैं आखिर पे ये आपसे सवाल जरूर पूछूंगा कि इस मुआहदे के बाद जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ कष्ट हो चुकी थी और वो फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, और अब ये अमन का जो रास्ता निकल रहा है, इस अगर अमन होता है तो उसके बाद मिडल ईस्ट का स्ट्रक्चर जो है, जो पेट्रो डॉलर पे खड़ा था, जो वहां जहां पे सिर्फ अमेरिका वाहद सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, वहां का जो गल्फ का ढांचा है वो आप तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, या वो स्टेटस को ही रहेगा वहां पे? देखें, आप लोग समझने की कोशिश करें, आप जिस तरह के सवाल कर रहे हैं उनमें कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं सच जी। बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी समझ जी। के मुताबिक मैं बात, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, और मैं दे रहा हूँ। और वो यही है हम्म। कि ये इस जंग के नतीजे में अमेरिका की सुप्रीमेसी, इस जंग के नतीजे में नहीं, ट्रंप की कोशिशों से अमेरिका हम्म। आइसोलेट हो गया है। और इसके हम्म। जो वो टैरिफ की पॉलिसी है, मुल्कों पे टैरिफ लगाना, उससे भी ये आइसोलेट हो गया है। यानी इसने अमेरिका के लिए हर किस्म की मुश्किल खड़ी कर दी हुई है। तो दुनिया के लिए भी मुश्किलात पैदा की, कभी ग्रीनलैंड पे हमला होता है, कहता है ग्रीनलैंड बनाना है, कभी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को अगवा कर लेता है, अभी क्यूबा पे धमकियां दी हैं। ये ट्रंप तो जो है ना, इसने मुसीबत अमेरिका के लिए डाल दी है, अमेरिका का स्टेचर खत्म हो गया है। अब बात जो आप पेट्रोल डॉलर की कर रहे हैं, वो खत्म हो चुका है पेट्रोल डॉलर का सिलसिला, अब युआन है इस वक्त। जो तेल की कीमत है वो लोग पे कर रहे हैं, ईरान को पे कर रहे हैं, और युआन में पे हो रही है। तो मकसद बात सर सुन लीजिए कि नहीं, ये लेकिन तेल तेल की प्रोडक्शन तो सर सऊदी अरब और कुवैत और बहरीन और दूसरे मुल्क भी करते हैं ना, वो कतर जब और वो जब ओमान भी। वो भी युआन में ही होगी, वो भी युआन में ही होगी। अब पैसा, अब वो डॉलर की बजाय, वो डॉलर जो हुआ था ना 73 में या कब, तो ये शेखों की वजह से, खलीज की रियासती की वजह से पेट्रोल डॉलर आ गया था, वो खत्म हो गया। अब ये चीज मैं बता दूं, तो अब तो बात आपका ये, कहना है कि वहां पे मिडिल ईस्ट का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रहा सब कुछ तब्दील होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट तो अपनी सिक्योरिटी नहीं देख सकता। यानी ये 6 रियासतें जो खलीज की हैं, या इराक को भी ले लीजिए और जॉर्डन को ले ले, वो सारे बिल्कुल पिट्ठू ममालिक हैं। ये इन्होंने अड्डे दिए थे अमेरिका को, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे नुकसान हुआ इनको, तबाह हो गए हैं ये सारे रास्ते। आप तो इनको कहते सिक्योरिटी का काम मिल सकता है पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मैं, मिडिल ईस्ट में? यही तो बात मैं कह रहा हूं जी, आप सवाल क्या कर रहे हैं। बात यह है कि सिक्योरिटी हम्म। पाकिस्तान नहीं, एक नेटो टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनानी है हमने। ये पाकिस्तान की ये हम्म। जिम्मेदारी है, और हम कर सकते हम्म। हैं। देखिए, हर बड़ी जंग के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ है, वो चाहे पहली जंग अजीम थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था,
फिर दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशंस बनी थी, बाकायदा ट्रीटी साइन हुआ था। लेकिन वो चीजें थी कि 45 या 50 मुलाजिम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां नेगोशिएट हुई थी सारी चीजें। लेकिन अब जो है ना इस वक्त मसला वो ये है कि इन खलीजी रियासतों की या इस खित्ते की रियासतों की सलामती और सिक्योरिटी को कौन गारंटी करेगा। अमेरिका तो ने तो अड्डे इन्होंने लिए थे, अमेरिका ने तो देख लीजिए, अमेरिका कुड नॉट प्रोवाइड दैम एनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला, खत्म हो गया है। तो इस वजह से जी अब वे अमेरिका नहीं है, अब चीन और रशिया नहीं दे सकते हैं। तो ये हम्म, पाकिस्तान का जिम्मा बनता है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें जिससे पूरे इस खित्ते में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आ जाए। और उसका मैं जी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने भेजा हुआ है, अपने लोगों को भी भेजा है, कल भी मैंने मीडिया में बात की है कि 10 ममालिक मैंने चुने हैं, क्योंकि वैसे तो इस्लामी दुनिया में 57 ममालिक हैं और हम लोग एक वन यानी एक चौथा इलाका हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं दुनिया में। आबादी भी 1/4 है दुनिया की आबादी का, लेकिन जो जीडीपी है दुनिया में वो हमारा सिर्फ दुनिया की जीडीपी का 5% है। क्योंकि जो इनकी दौलत है इन खलीजी रियासतों की, जो तेल की, सऊदियों की हो या जिसकी भी है, वो सारी की सारी मगरब यानी अमेरिका और यूरोप वो बेनिफिट कर रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन ये है, और वो इस वजह से कर रहे थे कि वो उन्होंने अपनी सलामती इनके जमाने हवाले की थी, अमेरिका के हवाले, और उनका तजर्बा बहुत तलख रहा। अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तो खैर एक मुआहदा बायलैटरल किया है, जो मैं समझता हूँ वो बायलैटरल नहीं होना चाहिए था। तो वही मुआहदा अब होना चाहिए कि 10 मुल्कों के दरमियान साइन होना चाहिए। जी, उन तुर्की वैसे उसमें ऐड हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा को पता मैं चला बता वैसे। मैं बता रहा हूँ 10 ममालिक जो हैं जिनमें ये मुआहदा होना चाहिए, और उसका ड्राफ्ट ऑब्वियसली इसी मुआहदे की किस्म का होगा। उसमें ये है कि ईरान, पाकिस्तान और टर्की, ये वो 3 इस्लामी ममालिक हैं जो बहुत अरसे से ऑर्गेनाइज्ड मेजर इस्लामिक पावर्स है। हमारा आलमी सतह पर रोल है इन तीनों मुल्कों का, ईरान, पाकिस्तान और टर्की। तीन तीन खलीजी रियासतें, मैं क्योंकि वरना तो 57 ममालिक हैं, मैं चुन रहा हूँ जो जो पोटेंशियल है जिनके पास इस तंजीम में आने का। तो 3 खलीज की रियासतें जिसमें सऊदी अरब है, अमारात है और कतर है, तो 6 हो गए। इसके अलावा 2 अरब ममालिक, इजिप्ट और इराक, वो चूंकि बराह रास्त फलस्तीन के मसले के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दुनिया के 2 बड़े इस्लामी ममालिक आबादी के हवाले से और अहमियत के हवाले से, वो इंडोनेशिया और मलेशिया है। और वो यानी वैसे भी ईस्ट एशिया की रिप्रेजेंट करेंगे इस्लामी दुनिया की। तो इस तरह ये 10 ममालिक इकट्ठे होकर एक ट्रीटी बेस्ड, जिस तरह नेटो यूरोपियंस ने बनाया था, हम लोग भी एक नेटो टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, मुस्लिम ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दें या कुछ भी दे दें। और उसमें फौजी कुव्वत भी होगी, हम न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी भी होगी, इन सब ममालिक में हैं, यूनिवर्सिटियां वगैरह हैं, एजुकेशन भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, दौलत है तेल की। तो ये सब अवामिल को इकट्ठा करके ये नेगोशिएट करना होगा एक ट्रीटी। और वो ट्रीटी इस वजह से फैसिलिटेट हो सकता है कि बिल्कुल जिस तरह बड़ी जंगों के बाद मुआहदे करके, उसमें चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, शिया हो या सुन्नी हो। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह शमशाद साहब, ये जो गुफ्तगू जब आगे बढ़ेगी तो आपको एक दफा फिर जहमत देंगे। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज।